नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथू, बेनीपुर, दरभंगा। अर्घमार्तंड शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय अर्घमार्तंड। पूर्व कक्षा में हम पढ़े थे मंगलाचरण इत्यादि। आज हम ये पढ़ेंगे जो पंचांग से तिथि नक्षत्र योग का ज्ञान कैसे किया जाता है। तो पहले किसी भी साल का, वर्तमान साल का या जिस साल का देखना हो उस साल का पंचांग ले लेंगे और पंचांगों में तिथि नक्षत्र एवं योगों के आगे दिए गए घड़ी पल या घंटा मिनट उनके समाप्ति काल को बतलाते हैं। जैसे पंचांग में सबसे पहले तिथि दिया रहता है, उसके बाद दिन का नाम दिया रहता है, उसके आगे दंडपल दिया रहता है, उसके आगे घंटा मिनट दिया रहता है। तो आज जो तिथि है उसके सामने घंटा पल के नीचे देखेंगे तो उसमें कितने बजे तक कितना टाइम दिया हुआ है। वह टाइम जो रहता है जो समाप्ति काल का रहता है। तिथि का, नक्षत्र का, योग का, करण का टाइम नहीं दिया रहता है, तिथि और नक्षत्र का दिया रहता है। जो तिथि और नक्षत्र का जो टाइम दिया रहता है वो समाप्ति काल का टाइम रहता है और वो समाप्त होने के बाद उस टाइम पर में वो तिथि नक्षत्र समाप्त होने के बाद अगला तिथि और नक्षत्र उस समय से आगे आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार योग के भी समझना चाहिए। योग का भी समय घंटा मिनट नहीं दिया रहता है, परंतु उसको सूर्योदय से घंटा मिनट, दंड पल को घंटा मिनट बना करके सूर्योदय से उसमें प्लस करके उसको घंटा मिनट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। यदि घड़ी पलों की जगह स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार तिथि आदि का समाप्त काल जानना हो तो पंचांग में दिए गए उनके घड़ी पलों को 2 से गुना करके 5 से भाग देने पर घंटा मिनट देकर बना ले और उन्हें फिर पंचांग में दिए गए उस दिन का सूर्योदय, स्पष्ट सूर्योदय जो है उस सूर्योदय में उसको जोड़ दें। उससे क्या होता है तो उस तिथि का जिसका टाइम नहीं दिया रहता है, उस नक्षत्र का जिसका घंटा मिनट में टाइम नहीं दिया रहता है, सिर्फ दंडपल दिया रहता है, तो उसका दंडपल जो है सो समाप्ति काल का निकल जाएगा। ध्यान रहे, पंचांगों में दिए गए दैनिक नक्षत्र जो रहता है वो चंद्र नक्षत्र होता है। इन्हें साधारणतः केवल नक्षत्र ही कहा जाता है। अब तिथि 6, नक्षत्र 6, योग 6 किसे कहते हैं? जब कोई तिथि, नक्षत्र या योग किसी दिन सूर्योदय के बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन का सूर्योदय होने से पहले समाप्त हो जाए तो उस तिथि नक्षत्र योग को 6 माना जाता है। दूसरे शब्द में यूँ कहिए कि यदि कोई तिथि, नक्षत्र, योग किसी वार के प्रारंभ होने के बाद शुरू होकर उस वार के समाप्त होने के पहले ही समाप्त हो जाए तो उस तिथि नक्षत्र का 6 माना जाता है। पंचांग के किसी भी पृष्ठ पर देखिएगा उसमें तिथि नक्षत्र, कहीं तिथि 6 है तो कहीं नक्षत्र 6 है, जिसका मान आगे दिया रहता है। तिथि का मान, नक्षत्र का मान, योग का मान जो 6 रहते हैं उनका मान जो है आगे पोस्टर में लिखा रहता है। अब समझ गए? अब तिथि, नक्षत्र या योग की वृद्धि किसे कहते हैं? जब कोई तिथि, नक्षत्र या योग किसी बार में प्रारंभ होकर और दूसरे बार में समाप्त हो तो उसे तिथि, नक्षत्र या योग की वृद्धि कही जाती है। जैसे आज सूर्योदय से पहले कोई नक्षत्र तिथि शुरू हुआ, आज पूरे दिन रात भर रह करके कल सूर्योदय के बाद किसी समय में वो समाप्त होगा,
तो वैसे 3 दिन हो गया, कल का भी दिन उसमें गिनती आ गया, आज पूरे दिन का गिनती हो गया और कल का भी गिनती हो गया, तीसरे दिन उसका समाप्ति हो गया। तो इसको हम वृद्धि कहते हैं, तिथि नक्षत्र योग का वृद्धि कहते हैं। अब चंद्र दर्शन किसे कहते हैं? प्रत्येक मास की अमावस्या के लगभग चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। तिरोदशी के बाद ही, तिरोदशी से लगभग चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया को सूर्यास्त, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्यास्त के बाद पश्चिम में चंद्रमा की पतली सी कोर दिखाई पड़ती है। इसे चंद्र दर्शन कहा जाता है। चंद्र श्रृंग की उन्नति। नए चंद्रमा, चंद्र जो द्वितीया को जो चंद्र शाम में दर्शन हो गया, कहीं कहीं प्रतिपद को भी चांद दर्शन हो जाता है बहुत सूक्ष्मतया देखने पर में, तो नए चांद उसको भी कह सकते हैं। अगर कभी उत्तरी कोर, उत्तर की तरफ कोर का दूसरा नाम श्रृंग भी है, जैसे चंद्र ऐसे दिखता है तो एक ओर दक्षिण रहता है, एक ओर पश्चिम उत्तर रहता है, तो उत्तर कोर का जो नाम है वो है चंद्र श्रृंग। एवं कभी दक्षिण कोर उन्नत होती है तो उन्हें भी श्रृंग उन्नत नहीं हो। जब कोई भी श्रृंग उन्नत नहीं होता है, अर्थात दोनों श्रृंग बराबर ऊंचे होते हैं, तो हम समश्रृंग कहते हैं। अगर उत्तर श्रृंग उन्नत होता है तो उत्तर श्रृंगोन्नति हुआ, दक्षिण हुआ अगर ऊंच हुआ तो दक्षिण श्रृंगोन्नति हुआ, अगर दोनों बराबर हो गया तो श्रम श्रृंगोन्नत होता है। ग्रह स्पष्ट, यह जानना कि कौन सा ग्रह किस राशि पर है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है, वे सर्वदा किसी न किसी गति से आकाश में चलते ही रहते हैं। प्रतिदिन उनकी स्थिति बदलती रहती है, इसीलिए सभी अच्छे पंचांगों में प्रतिदिन के स्पष्ट ग्रह दिए होते हैं। जैसे अपने विश्वविद्यालय पंचांग में मिश्र मानकालिक यानी 12 बजे रात्रि का स्पष्ट ग्रह दिया पंचांग में हर एक पृष्ठ पर में दिया रहता है। किसी पंचांग में सुबह 5:30 बजे के, तो किसी में 12 बजे रात, जैसे अपने पंचांग में 12 बजे रात के, और बनारस इत्यादि पंचांग में सूर्योदय कालिक दिया रहता है। तो स्पष्ट ग्रह दिए होते हैं। यदि आपको पंचांग में दिए गए टाइम के ग्रहों के अतिरिक्त किसी दूसरे टाइम के समय के ग्रह चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्रहों की गति द्वारा अनुपात करना होगा। पंचांग में दिए गए स्पष्ट ग्रहों की राशि की संख्या गत पिछली राशि की होती है, और अनुसाद वर्तमान राशि जिसमें ग्रह स्थिति होती है उसके होते हैं। तो अब स्पष्टार्थ ले लीजिए किसी राशि का कोई स्पष्ट ग्रह, जैसे 8, 12, 31, 20 राशि आदि है। इसका अर्थ है कि यह 8वीं वृश्चिक हो गया, जो गत हो गया, तो वृश्चिक से आगे अंश है, तो 12, 31, 30, 12 अंश 31 कला और 20 विकला, ये धनु राशि के 12 अंश 31 कला और 20 विकला पर में है, यह ग्रह है। अर्घमार्तंड में तेजी मंदी आदि भविष्य जानने के लिए हमारे पूर्वज दैवेज्ञ आचार्यों ने सभी जगह निर्यन अयनांश रहित ग्रहों को ही प्रयोग में लाया है। इसी दृष्टि से भारत के प्रायः सभी पंचांगों में निर्यन ग्रह ही दिए होते हैं। उनमें अयनांश जोड़ देने पर सायन ग्रह हो जाते हैं। इस पुस्तक में भी जहाँ विशेष निर्देश न दिया गया हो, वहाँ सर्वत्र ग्रह शब्द से निर्यन ग्रह ही समझना चाहिए।
कई पंचांगों में केतु स्पष्ट नहीं दिया होता है, क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री पर में रहते हैं। दोनों का अंश कला विकला सामान्य होता है, तो एक ही ग्रह के स्पष्ट करने से दोनों ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं। अब इससे आगे कल के कक्षा में पढ़ेंगे।